हेलो दोस्तों। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सामान्य ज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपके रामबाण साबित होने वाले हैं। और इन सभी प्रश्नों को हमने एक परफेक्शन सीरीज़ के नाम से कन्वर्ट किया है और ये इस सीरीज़ की पहली क्लास होगी आज। और ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो एसएससी या अदर स्टेट एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो अगर आप ये क्वेश्चन अच्छी तरह कर लोगे तो आपका एक अच्छा कॉन्फिडेंस बनेगा सामान्य ज्ञान के अंदर। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, उद्योगों के विकास की रणनीति किस योजना का अंग थी? द स्ट्रेटजी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज वाज ए पार्ट ऑफ विच प्लान? पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी? तो ये थी दूसरी योजना का अंग, यानी कि दूसरी योजना के अंदर ही उद्योगों के विकास की तरफ ध्यान दिया गया था। पहली पंचवर्षीय योजना ये कब स्टार्ट हुई थी? 1951 में। 1956 तक ये चली थी, यानी कि इसके अंदर मेन ध्यान दिया गया था कृषि के ऊपर, बिजली के ऊपर और सिंचाई के ऊपर। और ये हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 1961 तक चली। ये पूर्णतः उद्योग केंद्रित थी, यानी कि इस योजना के अंदर जो मेन टारगेट थे वो उद्योग थे, उद्योगों का विकास किया गया। और ये महलनोबिस मॉडल पर आधारित थी। महलनोबिस, इनके जन्म दिवस 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से लेकर 1966 तक, इसके अंदर मेन उद्योग और खाद्य दोनों के ऊपर इसमें ध्यान दिया गया। और ये जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती मॉडल दोनों पर आधारित थी। उसके बाद एक अवकाश योजना आया, यानी प्लान हॉलीडे 1967 से लेकर 1969 तक। इसमें पंचवर्षीय योजना नहीं आई थी 1967 में, लेकिन 2 साल का एक अवकाश योजना आ गया था। किसके मॉडल पर? मेर्डन मॉडल पर। उसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से लेकर 74 तक। इसका मेन टारगेट क्या था? कृषि, यानी कृषि को विकसित करना। और इसी टाइम क्या थी? हरित क्रांति भी शुरू हो गई थी पंजाब से। और भारत में हरित क्रांति के पिता एम.एस. स्वामीनाथन और हरित क्रांति के पिता यानी कि वर्ल्ड लेवल पर नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। यानी कि जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी ये गॉडगिल फार्मूले पर आधारित थी। और इसी योजना के अंतर्गत 14 बैंक को राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था 1969 के अंदर। और हरित क्रांति भी शुरुआत हो गई थी चौथी पंचवर्षीय योजना में। नोट कुल कितनी पंचवर्षीय योजना हुई हैं? 12 कुल पंचवर्षीय योजनाएं हुई हैं। और 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी उसका टाइम पीरियड क्या था? 2012-17। योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी और इसका नया नाम क्या रख दिया? नीति आयोग 2015 में। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 79, जो 5वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम था उस योजना के अंतर्गत दिया गया था गरीबी हटाओ का नारा। क्या था ये? गरीबी हटाओ का नारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चोल शासक ने खेमगर्भ तथा तुलाभार नामक यज्ञों का संपादन किया था? विच चोल रूलर परफॉर्म द योगास नेम्ड हेमगर्भ एंड तुलाभार? यानी किस चोल शासक ने हेमगर्भ और तुलाभार नामक यज्ञों का संपादन किया था? तो ये किसने किया था? राजराजा प्रथम, विजयपाल, परांतक, राजेंद्र। ये परांतक ने किया। किसने किया था? ये परांतक ने। यानी कि चोल शासक परांतक था जिसने 2 यज्ञ किए थे, एक हेमगर्भ और एक तुलाभार। परांतक प्रथम, इसका शासनकाल सर्वश्रेष्ठ सफलता एवं समृद्धि के रूप में जाना जाता है। राजराजा प्रथम, इन्होंने तंजौर के पृथ्वीश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। ये एग्जाम में पूछा गया है। मालदीव पर भी इन्होंने विजय प्राप्त कर ली थी और विजय के उपलक्ष्य में इनको राजाधिराज की उपाधि मिल गई थी। इन्होंने महल के अंदर और बाहर फूलों के उद्यान का निर्माण करवाया। राजेंद्र प्रथम, ये राजराजा प्रथम के पुत्र थे। विजयपाल, चोल वंश के संस्थापक कौन थे? विजयपाल थे। चोल जो वंश था, जो शासन था वो तुंगभद्रा नदी तक फैला हुआ था। और इनकी राजधानी क्या थी? चोलों की उरियोर। क्या राजधानी थी? उरियोर। इनका प्रतीक बाघ था। और इनके शासन की प्रमुख विशेषता क्या थी? स्थानीय स्वशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला पेपरलेस बजट है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट पेपरलेस बजट? ये कौन सा है आपका? 2021-22। 2021-22 ऐसा बजट है जो भारत का पहला पेपरलेस बजट है। 1 फरवरी 2021 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया था ये। ठीक है ना। फादर ऑफ बजट इन इंडिया, जो फादर ऑफ बजट ऑफ इंडिया है वो किसको माना जाता है? जेम्स विल्सन को। ये वित्त मंत्री थे ब्रिटिश सरकार के अंदर
18 फरवरी 1860 को उन्होंने देश का पहला बजट पेश किया। उसमें वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया था? R.K. षणमुख सेठी ने 26 नवंबर 1947 को। गणतंत्र भारत का पहला बजट 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई ने पेश किया था और इसी बजट में योजना आयोग की स्थापना का वर्णन किया गया है। स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट ये भी जॉन मथाई ने पेश किया था 1948 के अंदर। मोरारजी देसाई ने अब तक सर्वाधिक 10 बार बजट पेश किया है। इन्होंने जन्मदिन पर भी बजट पेश कर दिया था। ये एक ऐसे एकमात्र मंत्री हैं जिन्होंने अपने ही जन्मदिन पर क्या किया था? बजट पेश किया था। आपको याद रखना है कि जो बजट है इसका संविधान में कोई वर्णन नहीं है। अनुच्छेद 112 के अंदर वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र किया गया है। ब्लैक बजट 1973-74 में प्रस्तुत किए गए बजट को कहते हैं ब्लैक बजट। भारत में शून्य आधारित बजट ये भी था, जो किसने पेश किया था? राजीव गांधी ने पेश किया था 1987-88 के अंदर। शून्य आधारित बजट को सूर्यास्त बजट प्रणाली के रूप में जाना जाता है। जीरो बेस्ड बजटिंग या शून्य आधारित बजट को 1969 में USA के पीटर पायरे द्वारा विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा अजातशत्रु किस वंश के शासक थे या वंश के शासक थे? किंग अजातशत्रु वाज द रूलर ऑफ मौर्य, शिशुनाग, हर्यक, नंद। तो ये थे हर्यक वंश के शासक। कौन से वंश के शासक थे ये? हर्यक वंश के शासक थे ये। हर्यक वंश, इसका टाइम था 544 ईसा पूर्व से लेकर 412 ईस्वी पूर्व तक। हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार। इन्होंने 544 से पूर्व में हर्यक वंश की स्थापना की थी। और हर्यक वंश के अंतिम शासक थे नाग दस्क। इनके मेन शासक ये हुए हैं हर्यक वंश में बिंबिसार, फिर उसका पुत्र अजातशत्रु, फिर उसका पुत्र उदयन और फिर नाग दस्क। ये अंतिम था। राजधानी क्या थी हर्यक वंश की? राजगृह और पाटलिपुत्र। एक ऐसा शासक था हर्यक वंश के अंदर जिसको पितरहंता बोलते थे, वो उनका नाम कौन था? वो अजातशत्रु। शिशुनाग वंश, हर्यक वंश के बाद कौन सा वंश आता है? शिशुनाग वंश। 412 ईस्वी पूर्व से लेकर 344 ईसा पूर्व तक। संस्थापक कौन थे इसके? शिशुनाग। और मुख्य शासक शिशुनाग और कलाशोक। इनका राज्य विस्तार बंगाल से मालवा तक शिशुनाग वंश का विस्तार था। इनकी राजधानी वैशाली और पाटलिपुत्र थी। उसके बाद आता है नंदवंश, 344 ईसा पूर्व से लेकर 322 ईसा पूर्व तक। संस्थापक कौन थे? महापद्नंद थे। सम्राट महापद्नंद को केंद्रीय शासन पद्धति का जनक भी कहा जाता है। पुराणों में महापद्म और महाबोधि वंश में इसको उग्रसेन कहा गया है। इस वंश के अंतिम राजा धननंद को ही हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य राजवंश की क्या की थी? स्थापना की थी चाणक्य की मदद से। और व्याकरण के आचार्य पाणिनि किसके समकालीन थे? किसके मित्र थे? महापद्नंद के मित्र थे। उसके बाद आता है आपका मौर्य वंश, 322 ईस्वी पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक। ये टाइम पीरियड भी पूछा गया है। संस्थापक कौन थे इसके? चंद्रगुप्त मौर्य थे। और इसके 3 मेन राजा हुए हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, फिर उसका पुत्र बिंदुसार, फिर उसका पुत्र अशोक। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सजदा एवं पबोस प्रथा को अपने दरबार में प्रारंभ करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? यानी हु वाज द फर्स्ट सुल्तान टू स्टार्ट सजदा एंड पबोस सिस्टम इन हिज कोर्ट? बलबन, बहराम शाह, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये था बलबन। किसने शुरू की थी ये सजदा और पबोस प्रथा? यानी कि दरबार में आओ, सर झुकाओ, ठीक है ना। ये बलबन ने की थी। किसने की थी? ये बलबन ने शुरू की थी। बलबन, असली नाम क्या था बलबन का? गियासुद्दीन बलबन। लोहा रक्त की नीति का पालन करने वाला था, यानी कि इसने नीति चलाई थी लोहा रक्त की नीति, यानी सबको झुका लो। नसीरुद्दीन महमूद द्वारा इसको उलुग खां की उपाधि दी गई थी। बलबन ने तुर्कान चहलगानी इसको भी समाप्त कर दिया गया था, जिसका निर्माण इल्तुतमिश ने किया था। इसने सैन्य विभाग की स्थापना की जिसका नाम था दीवाने अर्ज। क्या नाम था उसका? दीवाने अर्ज। बहराम शाह, रजिया की हत्या के बाद ये गद्दी पर बैठा था। कौन? बहराम शाह। इसके शासनकाल में नायबे मुमालिक पद का सृजन किया गया था। ये ऐसा पद था जिसके सारे अधिकारी इसी के पास थे और इसके ऊपर बैठने वाला प्रथम व्यक्ति था एटगिन। कौन था? एटगिन। ये एग्जाम में पूछा गया था। उसके बाद है इल्तुतमिश। सुल्तान बनने से पहले यह बंदायों का सूबेदार था। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था ये इल्तुतमिश। इसने 40 योग्य गुलामों का एक दल बनाया जिसका नाम था तुर्कान चहलगानी।
मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पर इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। भारत में इक्ता व्यवस्था का प्रारंभ इल्तुतमिश ने किया। इक्ता एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है भूमि, और भूमि को लेने वाले इक्तादार कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। सुरीली आवाज़ के कारण कुरान खान के नाम से प्रसिद्ध था कुतुबुद्दीन ऐबक। अधिक दान देने के कारण लाख बख्श के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भारत की प्रथम मस्जिद कुवैत उल इस्लाम की स्थापना भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था, प्रारंभ करवाया था, पूरा नहीं करवाया था, इन्होंने प्रारंभ करवाया था। और चौगान खेलते वक्त घोड़े से गिर जाने के कारण मृत्यु हो गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। आपको ये नोट रखना है, गुलाम वंश का जो टाइम पीरियड था 1206 से लेकर 1290 तक था, और इसमें सबसे ज़्यादा शासक हुए हैं, कुल 11 शासक। कितने शासक? 11। और सबसे लंबा पीरियड किस वंश का था? तुगलक वंश का था, 1320 से लेकर 1414 तक। यानी कि शासक सबसे ज़्यादा गुलाम वंश में और सबसे लंबा वंश तुगलक वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में भारत सरकार का कितना प्रतिशत हिस्सा होता है? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ए रीजनल रूरल बैंक हैज़ ए शेयर, कितना शेयर होता है? 20, 50, 60 या 40? तो ये होता है आपका 50%। कितना होता है ये? 50%। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्वामित्व संरचना अन्य सरकारी स्वामित्व वाले बैंकों से अलग होती है। 50% केंद्र सरकार का हिस्सा होता है, 35% बैंक प्रायोजकों का होता है, और 15% राज्य सरकारों का हिस्सा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्किम के किस त्यौहार को चंडी पूजा या भूमि पूजा के नाम से जाना जाता है? विच फेस्टिवल ऑफ सिक्किम इज नोन एज चंडी पूजा और भूमि पूजा? साकेवा, बराहमीजोंग, लोसर या इंद्र जात्रा? तो ये है आप, इसका आंसर है साकेवा। कौन सा त्यौहार है सिक्किम का? ये साकेवा त्यौहार है जिसको चंडी पूजा या भूमि पूजा के नाम से जाना जाता है। बराहमीजोंग ये भी सिक्किम का एक त्यौहार है। इंद्र जात्रा ये नेपाल का त्यौहार है। कहाँ का त्यौहार है ये नेपाल का त्यौहार है इंद्र जात्रा। लोसर ये अरुणाचल प्रदेश का त्यौहार है लोसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। बुक्सा टाइगर रिजर्व, बुक्सा टाइगर रिजर्व ये तो पश्चिम बंगाल के अंदर है। कहाँ पर ये बुक्सा टाइगर रिजर्व? ये तो पश्चिम बंगाल के अंदर है बुक्सा टाइगर रिजर्व। तो गुरु घासीदास ये छत्तीसगढ़ के अंदर है। नागरहोल नेशनल पार्क, नागरहोल ये कर्नाटका के अंदर है। और रामगंगा नेशनल पार्क, यानी कि जिम कॉर्बेट का नया नाम है रामगंगा नेशनल पार्क, और ये कहाँ पर है? उत्तराखंड के अंदर है। कुल टाइगर रिजर्व कितने हैं? 53 है। नया गुरु घासीदास है वो नया। टाइगर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ था? 1973 के अंदर शुरू हुआ था। और इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद में धन विधेयकों के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? विच स्टेटमेंट इज इनकोरेक्ट रिगार्डिंग मनी बिल इन पार्लियामेंट? यह केवल एक मंत्री द्वारा पेश किया जा सकता है, न कि किसी निजी व्यक्ति द्वारा। कि मंत्री द्वारा ही पेश किया जाएगा, ये निजी व्यक्ति के द्वारा नहीं। ये तो सही है। इसे केवल लोकसभा में पेश, ये भी सही है। इसे राज्यसभा द्वारा संशोधित या स्वीकार, ये गलत हो गया, क्योंकि मनी बिल के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता राज्यसभा का। लोकसभा राज्यसभा की किसी या सभी सिफारिशों का अस्वीकार कर सकती है, रिजेक्ट कर सकती है। तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका? सेकंड और थर्ड। इसे राज्यसभा द्वारा संशोधित या स्वीकार किया जा सकता है, मतलब आपको इनकरेक्ट बताना है, तो इसका थर्ड आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कामायनी महाकाव्य के लेखक या लेखिका हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा, गोपाल शरण सिन्हा, जयशंकर प्रसाद। ये जयशंकर प्रसाद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोंग और तापू किस राज्य के लोकप्रिय नृत्य हैं? पोंग एंड तापू आर पॉपुलर डांस ऑफ विच स्टेट? ये लोक नृत्य से क्वेश्चन है आपका गोवा, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़। तो ये इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। पोंग नृत्य ये फसल के मौसम का जश्न मनाता है, मतलब जो फसल का टाइम किया जाता है ये पोंग नृत्य है। तापू नृत्य गांव से बुराइयों को बाहर निकालने के लिए किया जाता है। ये दोनों कहाँ के हैं? अरुणाचल प्रदेश के लोक नृत्य हैं। गोवा का लोक नृत्य कौन सा है आपका? एक तो डेलो है, डेलो, और एक फुगड़ी। कौन सा है? फुगड़ी। ये फुगड़ी जो लोक नृत्य है ये गोवा का सबसे लोकप्रिय नृत्य है फुगड़ी, जो केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। छत्तीसगढ़ का लोकप्रिय नृत्य है सुआ, एक राउत नाचा, कर्मा, कक्सार और गौर, ये प्रमुख लोक नृत्य हैं।
एक बात याद रखनी है आपको, जो पंडवानी है ये लोकगीत है, ना कि लोक नृत्य, पंडवानी। और ये विश्व प्रसिद्ध लोकगीत है जो महाभारत के विभिन्न वीरता प्रसंगों पर आधारित है। बिहार के लोक नृत्य विदेशिया, झुमरी डांस और पाइका नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेट गेट्सबी उपन्यास निम्न में से किसने लिखा है? हु रोट द ग्रेट गेट्सबी नावल? ये इंटरनेशनल लेवल का क्वेश्चन है। इसमें क्या है? चिनुआ अचेबे, एफ स्कॉट फिट्स गेराल्ड, या हार्पर ली, या एलिस वॉकर। तो ये जो ग्रेट गेट्सबी जो नावल है ये किसने लिखा था? एफ स्कॉट फिट्स गेराल्ड ने लिखा था। द ग्रेट गेट्सबी 1925 में अमेरिकी लेखक एफ स्कॉट फिट्स गेराल्ड का उपन्यास है, इन्होंने लिखा था। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। एलिस वॉकर, इन्होंने लिखा द कलर पर्पल। द कलर पर्पल अमेरिकी लेखक एलिस वॉकर का 1982 का उपन्यास है, जिसने 1983 में फिक्शन के लिए पुलित्जर पुरस्कार और फिक्शन के लिए नेशनल बुक अवार्ड जीता था। हार्पर ली, टू किल ए मॉकिंग बर्ड, अंग्रेजी भाषा का उपन्यास। ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, नस्ल भेद पर आधारित है। ये ही बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये सभी एग्जाम के अंदर आ चुके हैं क्वेश्चन। चिनुआ अचेबे, थिंग्स फॉल अपार्ट, ये नाइजीरिया के लेखक हैं। अफ्रीका से उभरने वाली कल्पना की सबसे बड़ी कृतियों में से एक माना जाता है थिंग्स फॉल अपार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी समाचार पत्र इंडिपेंडेंट किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? बाय हुम वाज द इंग्लिश न्यूज़पेपर इंडिपेंडेंट स्टार्टेड? मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो जो इंडिपेंडेंट था ये मोतीलाल नेहरू द्वारा शुरू किया गया था। मदन मोहन मालवीय, इनका अंग्रेजी समाचार पत्र था लीडर। क्या नाम था इनका? लीडर। उदारवादियों की नीतियों का प्रचार करने के लिए शुरू किया गया था। लाला लाजपत राय ने क्या किया था शुरू? वंदे मातरम उर्दू के अंदर इन्होंने शुरू किया था। लाला लाजपत राय ने वंदे मातरम। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने शुरू किया था सोम प्रकाश समाचार पत्र। भारत का सबसे पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट था। 1780 में जेम्स अगस्ट हिक्की के द्वारा प्रकाशित होता था अंग्रेजी में, और कहाँ से? कोलकाता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई थी? वेयर वाज द एंट्री ऑफ वुमेन एज नन इन द बुद्धिस्ट संघ गिवन बाय द बुद्ध? कुशीनगर के अंदर, लुम्बिनी के अंदर, वैशाली के अंदर, या कौशाम्बी के अंदर? तो कहाँ पर दी गई थी ये? वैशाली के अंदर। कहाँ दी गई थी ये? वैशाली के अंदर दी गई थी। पहली महिला कौन सी बनी थी संघ में आने वाली? प्रजापति गौतमी। कुशीनगर, यहाँ महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, मतलब उनकी मृत्यु हुई थी। 483 ईसा पूर्व में हुई थी, और क्या प्रतीक था उसका? स्तूप। लुम्बिनी, लुम्बिनी में जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व, प्रतीक क्या था? कमल। खर त्याग, प्रतीक क्या था? घोड़ा। और क्या बोला गया इसको? महावी निष्क्रमण इसको बोला गया। सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया, धर्मचक्र परिवर्तन कहलाया, और प्रतीक था इसका चक्र। इनके पिता का नाम सुदोधन था। कुल कौन सा था? शैक्य। और वंश कौन सा था? इक्ष्वाकु। ये वंश और आपको कुल याद रखने हैं। कौशाम्बी के अंदर क्या था? कौशाम्बी या एक स्तूप के नीचे भगवान बुद्ध के केस रखे गए हैं। वत्स महाजनपद के राजा उदयन की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू लीव्स पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टू लीव्स? चेतन भगत, विक्रम सेठ, अरुंधति राय, या सुधा मूर्ति? तो टू लीव जो बुक है उसके ऑथर कौन है? विक्रम सेठ। कौन है? विक्रम सेठ। अरुंधति राय की ये 3 इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो हर बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस, द डॉक्टर एंड द संत। सुधा मूर्ति की तो ये 2 इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड एंड अदर स्टोरीज, और एक है आपकी महाश्वेता। विक्रम सेठ की ये इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, ए सुटेबल बॉय, फ्रॉम हेवन लेक, द गोल्डन गेट, एन इक्वल म्यूजिक, टू लीव्स ए मेमोयर। ठीक है। और चेतन भगत की भी बुक्स हैं ये, हाफ गर्ल फ्रेंड है, 5 पॉइंट्स समवन है, 400 डेज हैं, और 2 स्टेट्स हैं। ये सारी बुक्स इंपॉर्टेंट हैं और हर बार एग्जाम में ये पूछी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाम बदलने से पहले माउंट एवरेस्ट को केवल के नाम से जाना जाता था? बिफोर द नेम चेंज माउंट एवरेस्ट वाज नोन ओनली एज, यानी कि माउंट एवरेस्ट को माउंट एवरेस्ट से पहले किस नाम से जाना जाता था? पीक 6th, पीक 9th, पीक 15, पीक 12th। तो किस नाम से जाना जाता था? ये पीक 15 के नाम से जाना जाता था। एवरेस्ट पर्वत नेपाली में क्या बोलते हैं इसको? सागरमाथा। संस्कृत में इसको देवगिरी बोलते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है जिसकी ऊंचाई 8848.86 मीटर है।
पहले इसे 15 के नाम से जाना जाता था। सर एवरेस्ट ने ही पहली बार एवरेस्ट की सही ऊंचाई और लोकेशन बताई थी, इसलिए उनके नाम पर ही साल 1865 माउंट एवरेस्ट को नाम दिया गया था। तिब्बत में इसे सदियों से चोमोलंगमा अर्थात पर्वतों की रानी के नाम से जाना जाता है। प्रथम आरोहण यानी प्रथम बार सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नोरंगे थे। कब चढ़े थे? 29 मई 1953 को। लेफ्टिनेंट कर्नल अवतार एस चीमा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले भारतीय थे। कौन थे? लेफ्टिनेंट कर्नल अवतार एस चीमा। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल थी। कौन थी? बछेंद्री पाल, जिन्होंने अपना सफल अभियान 1984 में पूरा किया था। कंचनजंगा पर्वत भारत का सबसे ऊंचा शिखर है। इसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है। यह नेपाल और सिक्किम राज्य की सीमा पर स्थित है और दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा शिखर है। यानी भारत का कौन सा है? कंचनजंगा। एवरेस्ट भारत का नहीं है, वो कहाँ का है? तिब्बत का है। माउंट केटू, जिसे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है, ये दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉस एंजल्स क्लिपर्स और पोर्टलैंड ट्रेल ब्लेजर ये कहाँ की टीम में है? विच ऑफ द फॉलोइंग लॉस एंजल्स क्लिपर एंड पोर्टलैंड ट्रेल ब्लेजर आर टीम ऑफ? पुरुष वॉलीबॉल की है ये, महिला टेनिस है, महिला हॉकी है, पुरुष बास्केटबॉल है। तो ये यूएससी की टीम है और ये कौन सी है आपकी? पुरुष बास्केटबॉल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में गोत्र प्रथा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द गोत्र सिस्टम इन एंशिएंट इंडिया? प्रत्येक गोत्र का नाम एक प्रसिद्ध राजा के नाम पर रखा गया था। समान गोत्र के लोग उस व्यक्ति के वंशज माने जाते थे जिसके नाम पर गोत्र का नाम रखा गया था। पुरुषों का महिलाओं से समान गोत्र में विवाह करने की अपेक्षा की जाती थी। महिलाओं ने शादी के बाद अपने पिता के गोत्र को बरकरार रखा। तो इसका सही आंसर है बी, समान गोत्र के लोग उस व्यक्ति के वंशज माने जाते थे जिसके नाम पर गोत्र का नाम रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब हुई थी? व्हेन वाज द प्रो कबड्डी लीग स्टार्टेड? 2002, 4, 8, 14। ये 2014 के अंदर ये प्रो कबड्डी लीग शुरुआत हुई थी। प्रो कबड्डी लीग स्थापित कभी? 2014, उद्घाटन सत्र 2014। मालिक कौन है इसका? मार्शल स्पोर्ट्स। प्रो कबड्डी लीग का मालिक है मार्शल स्पोर्ट्स। निदेशक है चारू शर्मा। सिद्धांत क्या है इसका? जीता है वही जो हार न माने। टीमों की संख्या 12 है। 12 स्थानों पर होता है। कहाँ पर होता है? भारत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी सघनता में वृद्धि से ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है? मतलब किसकी मात्रा बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है? ये तो हमें पता ही है। कौन सा? ये कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लोबल वार्मिंग कैन बी केज्ड बाय एन इंक्रीज इन द सेंसिटिविटी विच ऑफ द फ्लोइंग कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल में गैसों का प्रतिशत, ये आपको 3 याद रखना है। ये मेन सबसे ज़्यादा 78% नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन 21%, उसके बाद ऑर्गन है 0.93%, फिर कार्बन डाइऑक्साइड 0.04%, जलवाष्प 0 से 4% तक जलवाष्प है तथा हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन, नियोन, जेनोन आदि अल्प मात्रा में उपस्थित रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द ओडेसिटी ऑफ होप? द ओडेसिटी ऑफ होप पुस्तक लेखक कौन है? एल गोर, बराक ओबामा, बिल क्लिंटन, हिलेरी क्लिंटन। तो द ओडेसिटी ऑफ बुक होप के जो लेखक हैं वो हैं बराक ओबामा। बराक ओबामा जो 44वें नंबर के प्रेसिडेंट थे यूएसए के, इनकी इंपॉर्टेंट बुक है ए प्रोमिस्ड लैंड। ये हर बार एग्जाम में पूछी जाती है। बिल क्लिंटन ये 42वें राष्ट्रपति थे यूएसए के और इनकी इंपॉर्टेंट 2 बुक हैं। एक का नाम है द प्रेसिडेंट इज मिसिंग और दूसरी है माई लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखन कला की प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? विच वॉज द फर्स्ट एंशियंट सिविलाइजेशन टू डेवलप द सिस्टम ऑफ रीडिंग आर्ट? रीडिंग आर्ट। सुमेरियन सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, सैंधव सभ्यता, इनमें से कोई नहीं। तो ये थी सुमेरियन की सभ्यता। सिंधु सभ्यता 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1780 तक इसका टाइम पीरियड था। यह आद्य ऐतिहासिक युद्ध से संबंधित थी। यह एक नगरीय सभ्यता थी। यह रावी नदी के तट पर विकसित हुई थी। खोज किसने करी थी इसकी? दयाराम साहनी द्वारा 1921 में। मिस्र की सभ्यता का टाइम 350 ईसा पूर्व से लेकर 30 ईसा पूर्व तक टाइम था इसका। यह नील नदी के तट पर विकसित हुई थी। यह पिरामिडों के लिए प्रसिद्ध है। मिस्र की सभ्यता उत्तरी अफ्रीका में है और प्राचीन मिस्र में राजा को फराव के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? फराव के नाम से जाना जाता था। सुमेरियन सभ्यता 3500 ईसा पूर्व से लेकर 30
ईसा पूर्व शायद इतना था इसका टाइम, या मेसोपोटामिया में विकसित हुई थी, और फरात नदी के किनारे, कहाँ पर? फरात नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तर पूर्वी एवं हिमालय क्षेत्रों में कौन सी प्रजातीय समूह पाया जाता है? विच स्पीसीज ग्रुप इज फाउंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन रीजन ऑफ इंडिया? मंगलोइड, संथाल, भील या जारवा? तो ये पाया जाता है आपका मंगलोइड। कौन सा पाया जाता है? मंगलोइड। संथाल जनजाति आद्य ऑस्ट्रेलोइड प्रजाति है जो कहाँ पाई जाती है? झारखंड में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? झारखंड के अंदर पाई जाती है। भील जनजाति सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है जो गुजरात, राजस्थान और एमपी में पाई जाती है। जारवा सबसे प्राचीन जनजाति है भारत की जो अंडमान और निकोबार में पाई जाती है। अब ये विलुप्ति की स्थिति में है। नोट, सर्वप्रथम भारतीय जनसंख्या में प्रजातियों का विवरण किसने किया था? हर्बर्ट रिजले द्वारा पेश किया गया था 1901 की जनगणना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है? इकोनॉमिक सर्वेज पब्लिश्ड बाय वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, भारतीय सांख्यिकी संस्थान या गृह मंत्रालय? तो ये किसके द्वारा जारी होता है? आपका वित्त मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय के द्वारा। आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित होता है। इसे बजट से पहले प्रस्तुत किया जाता है। नीति आयोग, योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 में स्थापना हुई थी। अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके प्रधानमंत्री होते हैं। भारतीय सांख्यिकी संस्थान, इसका मुख्यालय कोलकाता के अंदर है। संस्थापक PC महालनोबिस थे जिनके मॉडल पर दूसरी पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी, और 29 जून इनका जन्म दिवस था। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के अलवार कौन थे? दक्षिण भारत के अलवार कौन थे? हु आर द अलवर ऑफ साउथ इंडिया? योद्धा, संत, व्यापारी या मूर्तियों के शिल्पकार? तो ये कौन थे? संत थे। कौन थे ये? संत। अलवार का मतलब होता है भगवान में डूबा हुआ। ये विष्णु के भगत थे, संत और तमिल कवि थे। इनके पदों का संग्रह दिव्य प्रबंध कहलाता है। ये भक्ति आंदोलन के जन्मदाता माने जाते हैं अलवार। एक थे नैनार। नैनार कौन थे? शिव भगत थे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।